नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो रेगुलर मैं आईवीएफ करता हूँ, जो देवेंद्र जी आपको बताते हैं, जितनी भी बात होती है, वो एक यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन से जो हम विथ मेडिसिन 1,05,000 में करते हैं, वो हम रेगुलरली कर ही रहे हैं। बट अभी रिसेंटली जो मैंने स्टडी की है और जो आप देखेंगे यदि, तो कुछ वेरी रीसेंट एडवांसेस हैं जो कि काफ़ी प्रामाणिक सिद्ध हो रहे हैं। ये भी आप देखोगे तो ये कुछ पेपर्स हैं जो आप देखोगे तो इन बातों से कुछ ऐसे भी लिटरेचर आए हैं जिनमें हाउ टू प्रिपेयर एग्स टू मैक्सिमाइज आईवीएफ सक्सेस। कुल मिला के ये जो रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस को देख के जब ये देखा मैंने कि ये आईवीएफ के सक्सेस रेट को और बढ़ाया जा सकता है, जो कि पहले उतने प्रामाणिक नहीं थे, पर ग्रेजुअली स्टडी में वो प्रामाणिक थोड़े सिद्ध हुए हैं। ये मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमारा बेसिक आईवीएफ फ्रेमवर्क है यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन का, वो 1,05,000 का वो रहेगा अपनी जगह पर कुछ चीज़ें मैं सर्विसेज अब देने लगा हूँ जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट में पड़ती हैं, जिनके बारे में आप देवेंद्र जी से बात करके पूछ सकते हैं। वो मैं क्या दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक होता है कि आईवीएफ जब भी हम करते हैं तो हमको एक सक्सेस की उम्मीद करते हैं। तो जो सक्सेस होता है अधिकतर, ये दो चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है। एक होता है एंडोमेट्रियम, जिसको मैं ज़मीन बोलता हूँ, और एक होता है एग्स प्लस स्पर्म, जिनको मैं सीड बोलता हूँ, बीज बोलता हूँ। क्या ये ज़मीन को हम जांच सकते हैं कि जब वो मैक्सिमम एक्सेप्ट करे भ्रूण को, उस दिन को, उसको हम पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोल सकते हैं कि उस महिला का कितने दिन का एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन के बाद बेस्ट रहेगा एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि होता ये है कि जब ये बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, यदि यहाँ पर हमने एचसीजी दिया या फिर हमने प्रोजेस्टेरॉन चालू किया, तो इसके नॉर्मली एचसीजी से प्रोजेस्टेरॉन हम 2 दिन बाद यदि चालू करते हैं एचसीजी के, तो इसको हम डे 0 बोले यदि, और यहाँ पर हम -2 डेज़ मान के चलें, तो ये 1 2 3 4 5 छठे दिन, 5वें और छठे दिन के बीच में ये जो ज़मीन है, ये सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट होती है भ्रूण को एक्सेप्ट करने के लिए, कि यदि आप अच्छा भ्रूण बिठाएंगे तो ये भ्रूण वहाँ बैठने के चांस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100% ही बैठेगा। इस ज़मीन को यदि आपने यहाँ बिठाया या फिर पहले बिठा दिया, तो ये बैठने का चांस घट जाता है। ओवरऑल कुदरत भ्रूण को डे 5 से डे 6 के बीच में बच्चेदानी में भेजती है, जो मैं बार बार बताता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पर यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये आने में 5 से 6 दिन लगते हैं। इस चीज़ को जब हम बाहर फर्टिलाइज़ कराते हैं इक्सी से या कन्वेंशनल आईवीएफ से, तो हम इसको ब्लास्टोसिस्ट ले जाते हैं 5 से 6 दिन। कई बार हम 4 दिन, बहुत रेयरली हम 4 दिन में भी ट्रांसफ़र करते हैं, बट मोस्टली हम 5वें या 6वें दिन ट्रांसफ़र करते हैं। मोस्टली हम 5वें दिन करते हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन देने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद आईवीएफ जब हम कर रहे हैं, तो हम एक पिकअप के बाद हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन को 5 दिन देने के बाद इसको जब हम बिठाते हैं, तो मान के चलते हैं कि ये एंडोमेट्रियम, ये जो ज़मीन है, ये इसको मैक्सिमम एक्सेप्ट करेगी। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जिनको रिपीटेड एबॉर्शंस होते हैं, रिपीटेड फेलियर होते हैं, अच्छा एम्ब्रियो बिठाने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर एक डाउट होता है, क्या इस ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम है? या फिर कोई ऐसा बंदा जो आईवीएफ कराना चाहता है, पहले ज़मीन देखना चाहता हो कि सब ठीक है, हम उसी दिन ट्रांसफ़र कराएंगे, तो वो ऑप्शन भी ले सकता है आईवीएफ कराने के पहले। तो ये जो ज़मीन का टेस्ट है, ये जो एंडोमेट्रियम का टेस्ट है, इसका जो रिसेप्टर है, इसमें बहुत सारे जीन एक्टिवेट होते हैं।
ऐसे 238 जीन एक्टिवेशन का एक ग्रुप बनाया गया। उसमें जो एक्टिवेशन का mRNA है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो mRNA का बनना, जो प्रोटीन बनाने का, ये जिस दिन मैक्सिमम होगा उस दिन यदि आप उसको बिठाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यदि भ्रूण अच्छा हो तो। ये जो जांच करने का तरीका है इसको एंडोमेट्रियल रिसेप्टर एनालिसिस बोलते हैं, ERA। ये आपको रिसेप्टिव है कि प्री रिसेप्टिव है कि ऑप्टिमल रिसेप्टिव है ये बता देगा। क्या इसको करने से 100% सक्सेस मिलने की उम्मीद है? ऐसा नहीं है, पर जो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें नॉर्मल से जब रिपीटेड अबॉर्शन हो रहे हैं या रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है उसमें ये हेल्प कर सकता है। या फिर कोई IVF कराने वाले पहले यदि एरा कराना चाहें तो करा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है एरा के साथ में कि आप जिस साइकिल में एरा कराएंगे, सपोज ये पीरियड है, इस साइकिल में आपको एक हार्मोन का HRT देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये केवल एंडोमेट्रियम की जांच होगी उस साइकिल में। जब ये जांच में पता चल जाएगा कि ये डे 5 में सेंसिटिव है, जैसे 120 घंटा प्लस माइनस 12 आवर्स के आसपास, तो ये -12 में है कि 120 घंटे में है कि +12 आवर्स में, किस में है वो आप पता कर लीजिए। नेक्स्ट साइकिल में आप इसमें IVF करिए, फिर इसमें जो अंडा भ्रूण बनेगा उसको आप फ्रीज़ कर लीजिए। फिर जो पीरियड आएगा उस पीरियड में जो दवाई यहाँ दी थे वैसा ही दवाई HRT का फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए दें, और प्रोजेस्टेरॉन को स्टार्ट करने के बाद उसी समय उसी घंटे में आसपास हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो ये प्रेगनेंसी बढ़ सकती है। ये हमारे रूटीन IVF से एकदम अलग है। इसका कितना क्या कॉस्ट है ये सब देवेंद्र जी आपको बता सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनलाइज्ड EP। जिसका पीरियड रेगुलर नहीं है उनका पीरियड को भी मैनिपुलेट करके ये पर्सनलाइज्ड EP किया जा सकता है। अब दूसरी बात आती है कि जो भ्रूण हम यहाँ बिठाएंगे, क्या ये भ्रूण अच्छा है, क्या ये ब्लास्टोसिस्ट जेनेटिकली सही है? तो ये ब्लास्टोसिस्ट जेनेटिकली सही है कि नहीं, यदि आप देखेंगे तो आजकल बायोप्सी की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो नया टेक्निक आ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोएक्टोडर्म, ये एक सेल है, यहाँ पर इनर सेल मास है, इस ट्रोफोएक्टोडर्म का आप एक चंक निकालते हो यहाँ से बायोप्सी करके, ये हम बाहर निकालते हैं, इसका हम टेस्ट करते हैं, इसका हम NGS करते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर इसमें हम एनिप्लॉइडी देखते हैं। मैं केवल PGT-A की बात कर रहा हूँ एनिप्लॉइडी देखने के लिए। तो इसमें हमको एक लेज़र देना पड़ता है, हमको बायोप्सी करनी पड़ती है, एम्ब्रियो को चोट भी पहुँच सकती है। तो नया जो टेक्निक है वो जब हम डे 4 से डे 5-6 तक एम्ब्रियो को हम यहाँ पर एक लिक्विड मीडियम में ग्रो कराते हैं, तो ये इधर से इसमें ब्लास्टोसिस्ट बनेगा भीतर, इसका जो DNA है वो इस मीडिया में आता है। इस भ्रूण को ना छू के हम केवल इस मीडिया को यदि हम देख लें तो हम इस भ्रूण के DNA के बारे में, भ्रूण के जेनेटिक्स के बारे में जान सकते हैं। उसको नॉन इन्वेजिव PGT बोलते हैं, ये भी अवेलेबल है। कुल मिला के ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए पर्सनलाइज्ड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, IVF विथ, जैसे मैं यूरिनरी से करता हूँ रेगुलरली, यदि आप चाहेंगे तो ये एक हम रेक FSH से भी चालू कर दिए हैं, और ये हम पहले भी करते थे, बट मैं इतना प्रोमोट अभी, जैसे रेक FSH से करने से बेटर एग्स बन सकते हैं। दूसरा, यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन की धीरे धीरे कमी भी हो सकती है, उसके कारण रेक FSH ज़्यादा वोग में है। तो ये एक रेगुलर जो IVF है उसके साथ में हम ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर विथ यू,
कि जो रेगुलर IVF यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन का है वो 1,05,000 का रहेगा, उसमें भी सक्सेस रेट 50 से 60% हो सकते हैं यदि सब अच्छा रहा तो। बट यदि आप IVF का सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको रेगुलर इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, तो ये जो टेक्निक्स हैं इनसे लेके आप एक IVF का सक्सेस रेट को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। फिर से एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप कभी भी 100% प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते IVF में कभी भी। बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, बट दीज आर द न्यू मेथड विच वी आर गिविंग नाउ इन माई क्लिनिक फॉर द पीपल हु कैन हैव दिस अवेल दिस सर्विसेज इन माई क्लिनिक। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।